Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। आज हम लोग मिल रहे हैं फिर से डिस्कस करने के लिए और आज हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी को शुरू किया था। वी हैड स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी और मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत बता रहा था कि क्या सिचुएशन होती है जहाँ पे कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट पेस्टोरलिज्म के ऊपर पड़ती है। तो मोस्ट वेलकम करता हूँ आप लोग को। जो भी स्टूडेंट्स नए नए जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर एंड मेनली आई टीच हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस। यू माइट बी अवेयर कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। इट्स अ पेड प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये फ्री प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो फ्री के अंदर हो ही रहा है एनसीईआरटी का, बट एनसीईआरटी से जब आप ऊपर जाते हो, व्हेन यू अपग्रेड फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस चाहिए होता है। यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पे यू नीड समवन हु कैन गाइड यू इफेक्टिवली, और वो चीज़ आपको ज़रूर से हेल्प करेगी ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज एक्सेस करने मिलेंगे वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन। अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवर किया है, जस्ट कवर्ड अ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इसके साथ साथ आप मेरे को अटेंड कर सकते हो ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल। आज रात को हम लोग मिलने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक का नाम है हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। अब देखिए, ये टॉपिक करवाने का इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड गोइंग फॉर दिस टॉपिक। द रीजन आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर दिस टॉपिक इज दिस ओनली, क्योंकि 2020 की प्रीलिम्स बहुत बच्चों के साथ ये हुआ है कि क्लियर नहीं हो पाई है। तो अब आगे क्या करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमको क्या कैसे रिफॉर्म करनी है, अपनी स्ट्रेटजी को कैसे आगे चलाना है, उन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जरूर से वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। आज रात को 9 बजे हम लोग लाइव क्लास के अंदर मिलेंगे फिर से यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके सिवाय शाम को 5 बजे मेरा अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लास है, ये फ्री क्लास होता है, ये भी आप अटेंड कर सकते हो। ये इनफैक्ट रिकॉर्डेड में भी देख लो, लाइव देखोगे, दोनों आप देखिए। ये लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर मैं कराने वाला हूँ। एक्चुअली मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की एक सीरीज चला रहा हूँ ऑन दी अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लास के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर आई एम टेकिंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, और ये जो सीरीज चला रहा हूँ इसी के अंतर्गत मैं आपको ये लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आज की क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे उसके बाद आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस मिल पाएगा। मेरे जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी के ऊपर चलते हैं उन सब को आप लाइव के अंदर और रिकॉर्डेड के अंदर भी देख पाओगे। मोर देन 3000 से ज़्यादा स्लाइड्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी, 3000 से ज़्यादा स्लाइड्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ये स्लाइड को भी आप एक्सेस कर पाओगे। एक बार सब्सक्रिप्शन लो, जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब के सब कवर करेंगे। जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है जो भी अपने अपने कोर्सेज चला रहे हैं वो सब के सब आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो यू कैन इमेजिन कि प्रीलिम्स और मेंस जो भी है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं, अगर आज रात 31 अक्टूबर से पहले अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको इसके अंदर ऑप्शनल की तैयारी भी हो जाएगी। अनअकैडमी के ऊपर ऑप्शनल के भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैं अभी जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, बट फ्यूचर के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री शायद ऑप्शनल के अंदर भी पढ़ाऊंगा। बट खैर, आपको अभी तो जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों का तैयारी मिल जाएगा, और आप एक ही सब्सक्रिप्शन से इनफैक्ट दोनों की तैयारी कर सकते हो। लाइव क्लास देख सकते हो, डाउट सॉल्विंग, अनलिमिटेड टाइम, जहां जितनी बार आपको सेशन को देखना है आप उसको देखिए, उसको अटेंड करिए और अपनी तैयारियों को थोड़ा कॉम्प्रीहेंड करिए। मेक श्योर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, मैं उनमें से ही एक हूँ। और इसी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, और उसके बाद अपना गोल जो है वो यूपीएससी सीएसई चूज करिएगा। जैसे ही आपने यूपीएससी सीएसई गोल चूज किया उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक प्लस सब्सक्रिप्शन का, दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, और इसके अंदर आपको 1 महीने से लेके 3 साल तक के प्लान मिलेंगे। आई सजेस्ट कि यू गो मिनिमम फॉर 1 ईयर और 3 ईयर्स और 2 ईयर्स प्लान। अगर 1 ईयर का लोगे तो 44,500 है, बट ये 44,500 आपको तभी मिलेगा जब आप ये डिस्काउंट कोड यूज करोगे, पी एन लाइव। ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड पी एन लाइव, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 2 ईयर्स का 64,800 है आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड, एंड 3 ईयर्स का 81,000 है। देर इज एन ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल फॉर दिस, एंड मेक श्योर कि आप ईएमआई के थ्रू भी
इसको ले सकते हो, आप अपने हिसाब से प्लान करिए, पर आज ले लीजिएगा क्योंकि आज के दिन ही जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कल के दिन से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल सी कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो बदल जाएगा, क्योंकि कल के दिन के बाद फिर जीएस का अलग होगा, ऑप्शनल का अलग होगा। उसके सिवा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा यह है कि आपको एक पर्सनल कोच अलॉट किया जाएगा। ये पर्सनल कोच आपको मेंटर करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि कैसे तैयारी की जा सकती है और आपको किस तरह से चेंजेस उसके अंदर लाना है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जब भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिलेगी। इसमें भी 1 साल से लेकर 3 साल है। हमेशा रेफरल कोड PN लाइव यूज करना है। 62,500, 66,300 एंड 1,26,900 अल्टीमेट आपकी तैयारी के साथ आपको मदद की सकती है। मैंने बताया 31 अक्टूबर इज द लास्ट डे। 31 अक्टूबर के बाद ऑप्शनल की फीस अलग होगी, जीएस की अलग होगी। आप देखिए 49,500, इसमें भी अगर आपने डिस्काउंट कोड यूज किया PN लाइव तो इट विल कम बैक टू 44,500। 44,500 रुपए के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो रही है साहब। ठीक है, आज के दिन जीएस ऑप्शनल सब कुछ 1 साल के लिए। अगर कल से लोगे आफ्टर 31 अक्टूबर तो आपका 49,500, 27,500, 77,000 आपकी फीस हो जाएगी साहब। तो नुकसान आपको ही है, हमें तो होगा नहीं, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो बहुत सारे डेडिकेटेड ऑप्शनल के टीचर्स हैं अनअकैडमी के ऊपर। लिटरेचर से लेके आपके मैथमेटिक्स ऑप्शनल से लेके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉपेट सब पढ़ाते हैं। तो आप जरूर से आइए और इसको देखिएगा। अगर अनअकैडमी के ऊपर आपको देखना है कि कैसे क्लासेस लिए जाते हैं, फ्री क्लासेस है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल क्लास, उनको देखिए। मेरा आज 5 बजे का स्पेशल क्लास है लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, उसको भी देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगी और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आप कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पेस्टोरलिस्ट के ऊपर पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब इनफैक्ट कॉलोनियलिज्म का एक्सपांशन हुआ तो कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से पेस्टोरलिस्ट समुदाय को असर किया। ठीक है, तो यस्टरडे कल के क्लास के अंदर मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कराया था और आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है इनकी क्या हालत हो जाती है वंस वी विल फाइंड कि द ब्रिटिश और सम अदर पीपल विल बी इम्पैक्टिंग देम साहब। ठीक है, तो इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको डिस्कस कराया था कि कॉलोनियलिज्म के कारण इनके इम्पैक्ट क्या होती है। अब कॉलोनियलिज्म के ऊपर इम्पैक्ट क्या होती है वो तो हम लोग अभी आगे के क्लास के अंदर देखेंगे। कल हमने पेस्टोरलिस्ट की लोकेशन का मार्किंग किया था और अगर आपको याद होगा मार्किंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी विस्तारों के अंदर पेस्टोरलिस्ट अलग अलग जगह पे रहते हैं। खास करके अगर आपको याद होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको गुज्जर मिलेंगे साहब। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको गड्डी मिल जाएंगे कांगड़ा वैली वाले रीजन में। और उसके बाद जब आप उत्तराखंड वाले रीजन में जाओगे तो आपको फिर से गुज्जर कैटल हर्डर्स मिलेंगे साहब। ठीक है ना, ये गुज्जर जो उत्तराखंड के अंदर स्थायी हुए थे वो मूलभूत जम्मू से ही आए थे। इसके सिवाय आपको मैंने कल के क्लास के अंदर भूटियाल्स के बारे में बताया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको और भी नोमेडिक पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में बताया था जो बेसिकली पशुधन के आधारित काम करती है। कल के क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो पेस्टोरल कम्युनिटी है ये अप्रैल महीने के अंदर पहाड़ियों में ऊपर जाती है और सितंबर महीना आता है तो पहाड़ी से नीचे आ जाती है। इनका मुख्य काम यही है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर ग्रास उगता है वहां पे अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए लेके जाते हैं। वहां से जो दूध निकलता है इनके बाय प्रोडक्ट के रूप में जो जानवरों से, और जो वूल निकलता है जिसे हम लोग गर्म कपड़े के लिए यूज करते हैं, उसका भी ये लोग उपयोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। हमने आपको बताया था कि इनफैक्ट जो गढ़वाल रीजन के अंदर जो भेड़ चलाने के लिए लेके जाते हैं वो ग्रास को बुग्याल के रूप में पहचानते हैं। यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुग्याल क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैंने पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में पूरी की पूरी आपको सिचुएशन बताई थी कि गुर्जर बकरवाल कैसे जीते हैं, वो किस तरह से माइग्रेट करते हैं, और जब माइग्रेशन करते हैं तो पूरा का पूरा माइग्रेशन है एक सिस्टम के तहत चलता है जिसे हम लोग कहते हैं काफिला सिस्टम। ये एक ऐसी सिस्टम थी जिसके द्वारा मूलभूत रूप से हमको देखने को मिला कि बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में माइग्रेट करेंगे फ्रॉम दी हायर एरिया साहब। ठीक है, तो हायर एरियाज के अंदर माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि ये गुज्जर जो थे पहाड़ों में बेसिकली मंडप बना के रहते हैं। ये मंडप जो है बेसिकली बांबू से बनता है और ये बांबू का प्रकार मैंने आपको बताने की कोशिश की थी रिंगल कहते हैं साहब। ठीक है, तो रिंगल इज अ टाइप ऑफ बांबू, याद रखेगा।
जो पहाड़ी विस्तार के अंदर उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल वाले विस्तार के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके सिवा गड्डी मैंने आपको बताया था, जो शेफर्ड्स है हिमालय के, वो लोग हिमाचल प्रदेश के, वो कैसे जीते हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताने की कोशिश की थी कि जो और भी आपके इनफैक्ट पेस्टोरल कम्युनिटी है लाइक द भोटिया, शेरपा एंड द किन्नौरीज, इनका भी जीवन कुछ ऐसे ही चलता था। ये भी अप एंड डाउन माइग्रेट किया करते थे और इनकी लाइफस्टाइल ऐसे ही चला करती थी। कल के क्लास के अंदर हमने इतना पढ़ा था, यस्टरडेज क्लास वी हैव कवर्ड दिस मच पॉइंट। अब वहां से थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि भारत के दूसरे रीजन्स के अंदर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी क्या कर रही थी साहब। अब देखिए, रीजनल वाइज पेस्टोरलिस्ट को समझना क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी फ्रॉम द रीजन पर्सपेक्टिव। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ पेस्टोरलिस्ट आपको यहाँ मिलते हैं, कहाँ पे, पहाड़ी विस्तारों के अंदर साहब, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पहाड़ी विस्तार के अंदर बताया। अब सवाल ये था कि भारत के डेजर्ट वाले रीजन के अंदर जो पेस्टोरलिस्ट लोग हैं उनकी लाइफ कैसे चलती है। डेजर्ट वाला विस्तार का मतलब क्या है साहब, राजस्थान वाला रीजन हो गया, थोड़ा बहुत आपको गुजरात के कच्छ वाला रीजन मिल जाएगा साहब, है ना। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे इनकी लाइफ कैसी चलती है। दूसरा, आपको प्लेटू वाले रीजन के अंदर जो पठार का विस्तार है, कहाँ पे मिलेगा आपको, डेक्कन प्लेटू है से फॉर एग्जाम्पल साहब, ठीक है, या उसी तौर के ऊपर छोटा नागपुर प्लेटू की बात कर देते हैं, वहां पे कैसी लाइफस्टाइल थी। और प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब है जहां पे नदी किनारा या नदी का जो फ्लैट लैंड आ जाता है, रिवर बैंक से सटा हुआ, पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन्स में है, वहां पे भी पेस्टोरल कम्युनिटी की क्या सिचुएशन रहती है साहब, ठीक है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पेस्टोरल कम्युनिटी की क्या सिचुएशन रहती है, पेस्टोरल कम्युनिटी के अंतर्गत किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होती है, ये सब मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी प्रीवियस सेशन के अंदर। अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी कहता है कि ना सबके सब पेस्टोरलिस्ट पहाड़ियों में रहते हैं, कुछ कुछ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो है, जो बेसिकली हर्डर्स लोग हैं, ये प्लेन्स के अंदर और डेजर्ट में भी रहेंगे। वो तो स्वाभाविक है भाई, प्लेन्स और डेजर्ट के अंदर रहेंगे साहब। उनमें से महाराष्ट्र के अंदर एक कम्युनिटी की बात की गई जिसका नाम है धंगर, याद रखेगा साहब, ठीक है। तो धंगर एक कीवर्ड बन जाता है हमारे लिए साहब, ठीक है। तो धांगर के रूप में पहचानते हैं साहब, धांगर इज अ कीवर्ड। क्यों कीवर्ड है, क्योंकि एक पेस्टोरल कम्युनिटी है। कहां से लोकेटेड है साहब, दिस इज अ पेस्टोरल कम्युनिटी विच इज बेस्ड इन महाराष्ट्र साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि एक तो महाराष्ट्र के अंदर पेस्टोरल कम्युनिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कीवर्ड के रूप में, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। और जब हम लोग इनकी बात करते हैं पेस्टोरल कम्युनिटी के रूप में, तो हमको पता चलता है कि 20वीं शताब्दी के अंदर इनकी जो पॉपुलेशन थी वो करीबन 4,70,000 के आसपास थी साहब, ठीक है ना। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, 1900s की पीरियड होगा, ये 1900s के ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है, इस दौरान आपको ये कंडीशन मिल जाएगी साहब। अब ये जो सिचुएशन है उसमें हम लोग की जो 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 चीज़ें देखने को मिलती है, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि धंगर लोग क्या करते हैं। अब देखो धंगर लोगों की खासियत क्या है साहब, ठीक है। धंगर्स की खासियत ये है कि ये भी ज्यादातर अगर आप देखोगे शेफर्ड्स मिलेंगे। शेफर्ड्स का मतलब है भेड़ बकरियां चलाने वाले थे। अब जब इन लोग के पास वूल आएगा, जब बेसिकली भेड़ से जो वूल आएगा, शिप है उससे वूल आएगा, तो इनमें से बहुत सारे लोग क्या बनते हैं साहब, ब्लैंकेट वीविंग का भी काम कर देंगे साहब। क्यों ब्लैंकेट वीविंग का काम करेंगे, क्योंकि इनके पास शिप है, शिप से वूल आता है ना, आपका जो गर्म कपड़े के लिए जो चाहिए वो मिल जाएगा, आपको मटेरियल मिल जाएगा, और उससे ये लोग क्या करते थे साहब, ब्लैंकेट का वीविंग का काम भी कर जाएंगे साहब, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो बफेलो हर्डिंग का भी काम करते थे साहब, ठीक है। तो इसमें आपको दो कम्युनिटीज मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कल के क्लास के अंदर, गड्डी लोग जो है वो खाली वुल का ही काम करते थे, वो शिप का और बकरियों का काम करते थे साहब, ठीक है। गुज्जर जो थे वो गाय भैंस दोनों रखते थे, मतलब ज्यादातर बफेलोज और कैटल्स भी रखा करते थे साहब, ठीक है। तो यही सिचुएशन के अंदर ये धांगर के बारे में एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है। अब धांगर कहाँ रहते हैं उसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है साहब। एनसीईआरटी कहती है कि धांगर जो है ये सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मतलब कहानी ये है कि ये लोग भी माइग्रेट करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री। जब जब इनको जरूर पड़ती है तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह फिर माइग्रेट कर देंगे साहब, ठीक है। तो वी फाइंड कि ये जो धांगर लोग हैं ये महाराष्ट्र का जो सेंट्रल प्लेटू वाला रीजन है वहां पे रहेंगे, और फिर वहां से इंटरनली लोकल माइग्रेशन कहीं ना कहीं करते रहेंगे साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड द धांगर कम्युनिटी वाज इज एन सच कम्युनिटी विच इज अ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, जो महाराष्ट्र के अंदर घूमती रहती है। और इनकी खासियत क्या है, ये जहाँ पे रहते हैं मॉनसून के अंदर,
वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये एक सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड रीजन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे आपको बारिश ज़्यादा नहीं होगी, और बारिश ज़्यादा नहीं होगी तो सॉइल की क्वालिटी और सॉइल का कंडीशंस भी अगर आप देखेगा तो थोड़ा डिटेरियोरेटिंग होगा साहब, ठीक है? तो इनकी सिचुएशन ऐसी होती है साहब कि धांगर लोग जो है, ये जब पूरे महाराष्ट्र के अंदर बारिश होती है तो प्लेटू वाले रीजन में आ जाते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा घास उगता है जिसे हम लोग स्क्रब कहते हैं, जैसे माउंटेन्स के अंदर भी उगता था। और इसी के कारण ये लोग सोच रहे हैं कि अब खाने के लिए क्या किया जाए साहब, ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग कि जब ये लोग माइग्रेट करके ये सेंट्रल प्लेटू वाले रीजन में आते हैं, वहाँ पे इनको खाने के लिए कुछ कुछ ना कुछ तो उगाना पड़ेगा। तो ये पेस्टोरल कम्युनिटी थी, इन्होंने थोड़े बहुत बेसिकली बाजरा बाजरा ग्रो करने की शुरुआत की। अब आप समझने की कोशिश करिए कि बाजरा एक ऐसा क्रॉप है जिसमें पानी कम लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज़ नॉट अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। मतलब आप राइस को एग्जाम्पल के रूप में देखोगे तो आपको बहुत सारा पानी मांगेगा साहब, है ना? राइस तो पूरा फ्लडिंग के साथ ही आपका चलता है साहब, ठीक है? तो ये जो सिचुएशन है पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में, उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है? व्हाट वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ, वी आर क्लियर कट एबल टू अंडरस्टैंड कि दैट द पेस्टोरल कम्युनिटी जो है धांगर्स की, वो धांगर्स की कम्युनिटी कुछ इस प्रकार से अपना जीवन चला रही है। और इसी के कारण हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो धांगर्स है, ये लोग बेसिकली बाजरा बाजरा को ग्रो करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मॉनसून जो होता है, ये मॉनसून वाले रीजन्स के अंदर बेसिकली काफ़ी सारा घास उग जाता है। और जब बेसिकली मॉनसून वाले रीजन्स में घास उगता है तो उसके बाद ये लोग अपना जो बाजरा को इन्होंने सो किया था, उसको हार्वेस्ट करके वेस्टर्न साइड में आएँगे। वेस्टर्न साइड में आने का मतलब क्या है साहब? ये लोग कोकण के अंदर चले जाते हैं साहब, ठीक है ना? तो आप देखिए कि मॉनसून का मतलब क्या होगा? आपका टाइम पकड़ के चल लीजिए साहब, अराउंड द मंथ ऑफ जून। जून के आसपास का पीरियड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और जून से माइग्रेट होते होते पूरा 2 3 4 5 महीना, इनफैक्ट है ना, अक्टूबर का महीना आएगा। अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करेंगे और उसके बाद मार्च महीने तक आते आते ये माइग्रेट कर देते हैं। तो इनकी साइकिल कैसी है? जून से मार्च तक के पीरियड के अंदर आपको दिख जाएगी साहब, ठीक है? सो वी फाइंड कि ये लोग माइग्रेट करके कोकण में आते हैं। मतलब पहले इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं, उसके बाद दे विल कम बैक टू द कोकण रीजन। कोकण अगर आपको पता होगा, ये कहाँ पे आया है? कोस्टल आपको बेल्ट मिलेगा साहब, है ना? वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है आपके महाराष्ट्र के अंदर, जो साउथ वेस्ट महाराष्ट्र वाला प्रदेश होगा, उसको कोकण कहेंगे साहब। गोवा और ये सब रीजन आता है, वो सब कोकण का रीजन है साहब, दैट इज पार्ट ऑफ द कोकण साहब, है ना? तो ये लोग माइग्रेट कर देते हैं कोकण के अंदर। पहले इंटीरियर महाराष्ट्र में थे, माइग्रेट करके कहाँ पे आ गए? कोकण के अंदर आ गए। एक और फैक्चुअल डेटा आ गया हम लोग को धांगर के बारे में पूछा जा सकता है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जब कोकण के अंदर माइग्रेट करके आते हैं फ्रॉम द सेंट्रल प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र, तो कोकण एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी बारिश मिलती है और काफ़ी सारा रेनफॉल भी मिलेगा। एक्चुअली उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। कोकण एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे पहले माउंटेन आपकी जो है ना बारिश हिट करती है। एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स के बारे में अगर आपको पता होगा, तो वेस्टर्न घाट्स जो है एक बैरियर के रूप में एक्ट करते हैं टू एंटर द माउंटेन, आपके द रेनफॉल साहब। तो जो भी आपके साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, जितनी भी आपकी साउथ वेस्ट एरिया के अंदर विंडी एरिया है, ये बेसिकली जब हिट करते हुए अंदर की तरफ आता है, व्हेन इट कम्स इनसाइड इन दिस एरिया साहब, ठीक है ना? तो उस दौरान हमको बहुत ही क्लियर कट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, ये जब हिट कर रही है तो कोकण के अंदर सबसे पहले हिट करेगी। तो उसके कारण यहाँ पे क्या बारिश अच्छी पड़ती है। गोवा के अंदर, अगर आपने बॉम्बे के अंदर देखा होगा, वहाँ बारिश बारिश आपको अच्छी मिले। पुणे के अंदर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पुणे वेस्टर्न घाट्स के उस साइड पे आ जाता है, समझे आप लोग, ठीक है? तो पहाड़ी उसको रोक देती है। विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड, इस प्रकार के शब्द आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़े होंगे। कोकण जो है विंडवर्ड साइड के अंदर आपको मिल जाएगा साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो धांगर लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं? सेंट्रल महाराष्ट्र से ये आते हैं। तो उसके बाद कोकण के अंदर वहाँ के स्थानिक किसान हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्थानिक किसान कहते हैं कि आओ 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 भाई, हमारे यहाँ पे मेहमान आए हैं, अच्छी बात है। अब ऐसा क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो उसके पीछे की कहानी ये है कि स्थानिक किसानों को लगता है कि ये जो धांगर लोग आए हैं, अपनी भेड़ बकरियां लेके आए हैं, और उसमें से हमको बेसिकली क्या ये वुल वुल भी मिल जाएगा साहब, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि द पीजेंट्स ओवर देयर, इनको काफ़ी सारा वो है ना कि मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि फ़ायदा भी होता है। अब देखिए आगे कहानी क्या चलती है साहब, ठीक है? कोंकण के जो स्थानिक पीजेंट्स है वो देख रहे हैं कि अब खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग की टाइम हो गई है साहब। हार्वेस्टिंग करने का मतलब क्या है साहब? इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो आपको उसको काटने का टाइम हो गया है और फील्ड्स को फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है और रबी क्रॉप को अभी ग्रो करना है साहब, ठीक है ना? तो यू सी कि अब जो सिचुएशन हो रही है मार्च महीने के आसपास,
वहां पे रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग की शुरुआत हो गई है, खरीफ क्रॉप को आपने काट दिया है। अब इन दिस सिचुएशन कहानी क्या है साहब, ठीक है, तो जब आप काट रहे हो हर एक चीजें, कोई भी चीजें जब आप काट रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, ये आपका खेत है साहब, है ना, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, ये धांगर्स का फायदा क्या होता है, ये धांगर्स जब अपनी भेड़ बकरियां लेके जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर लोग किसान क्यों खुश हो जाते हैं, उसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ। एक्चुअली ये आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू चल रहा है रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर एंड द स्टबल बर्निंग, यू माइट बी अवेयर अबाउट द स्टबल बर्निंग, है ना। तो क्या है कि से फॉर एग्जांपल ये आपका क्रॉप है, दिस इज द क्रॉप साहब, ठीक है ना, ये आपका क्रॉप है, दिस इज द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है साहब। अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि ये आपका क्रॉप है और ये आपका ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड के नीचे वाला जो पोर्शन है, ये ग्राउंड के जो नीचे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन को बेसिकली जब काटा जाता है तो क्रॉप को ऊपर से काटते हैं। व्हाट इज हैपनिंग साहब, दे विल कट दी क्रॉप फ्रॉम दी अप साहब, है ना। तो नीचे एक छोटा सा जो पीस होगा वो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर ही रह जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो छोटा सा पीस है, छोटा वाला साहब, ठीक है ना, तो वी विल सी कि जो 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 छोटा वाला जो पीस है वो नीचे ही रह जाएगा। एंड हेंस व्हाट डू वी सी, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो स्टबल है, ये स्टबल जो है, ये स्टबल का फायदा ढांगर को होता है। क्यों होता है साहब, क्योंकि ये जो स्टबल है, ये स्टबल से बेसिकली जो आपके शिप होते हैं साहब, ये शिप को मैन्योर के रूप में भी यूज किया जा सकता है, बहुत सारी चीज में ये लोग यूज करते हैं। तो उसी के कारण यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर ये स्टबल बर्निंग, स्टबल को खाने की बात की गई है साहब, ठीक है। धांगर्स फ्लॉक द मैन्योर फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल साहब, ये धांगर के जो भी आपके इनफैक्ट शिप विप लेके जाए जाते हैं, ये वहां पे स्टबल जो मिलती है उससे थोड़ा बहुत खा लेते हैं साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि कोकण के जो पीजेंट्स है, ये पीजेंट्स ये धांगर लोगों को राइस देते हैं, क्योंकि राइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा सारा होता है। और ये जितने भी शेफर्ड्स हैं ये वापिस अपने घर के अंदर चले जाते हैं आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि उनको वापिस कहाँ पे जाना होता है, दे नीड टू माइग्रेट बैक टू द सेंट्रल प्लेटू, ठीक है। तो इनकी पूरी की पूरी सिचुएशन ऐसे रहती है कि जैसे ही बारिश आने की शुरुआत होगी इन द मंथ ऑफ जून साहब, धांगर्स will leave the Konkan and the coastal areas with their flocks and return to their settlements on the dry areas। dry area का मतलब क्या है साहब, जहाँ पे आपके ड्राई प्लेटू वाला रीजन है वहाँ पे ये लोग चले जाएंगे। उसके पीछे का एक कारण आपको मिलेगा कि आपकी जितनी भी शिप है, आपकी जितनी भी भेड़ है, वो बेसिकली मॉनसून की वेट कंडीशंस को सरवाइव नहीं कर पाते, दे कैन नॉट टॉलरेट। अब देखिए, दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज to understand the ecology portion। and you might be aware कि यूपीएससी जो है वो प्रीलिम्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत निकालता रहता है। यूपीएससी विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ वेरी, आई वुड से, रैंडम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीलिम्स। और यूपीएससी रैंडम क्वेश्चंस कैसे निकालता है साहब, वो बेसिकली बताता है कि आपके इनफैक्ट शिप जो है प्लेटू के, महाराष्ट्र के अंदर डेक्कन प्लेटू के जो शिप है वो बेसिकली वेट कंडीशंस को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ऐसा स्टेटमेंट आता है। यू माइट हैव सीन कि दे विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो भी निकलते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, याद रखेगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आपको टैकल करने की एक टेक्निक बता रहा हूँ। आप एनसीईआरटी को जब पढ़ोगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत फोकस करने की कोशिश करिएगा साहब, ठीक है ना। तो एक तो आपका धांगर के बारे में बोला गया है साहब कि धांगर की क्या सिचुएशन हुआ करती थी। उसके साथ साथ हम लोग धांगर्स के सिवाय जब समझने की कोशिश करेंगे तो हमको और भी कंडीशंस के बारे में बोला गया है साहब, ठीक है। अब वी फाइंड कि एक तो धांगर्स है, धांगर्स मैंने आपको बताया कहाँ पे लोकेटेड है, धांगर्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि महाराष्ट्र के अंदर जो धांगर कम्युनिटी है उनका लोकेशन आया है। उसके सिवाय अगर आप समझने की कोशिश करोगे, एनसीईआरटी लिखती है कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर वहां पे भी सेंट्रल प्लेटू वाला रीजन है, ये भी बहुत ड्राई एरिया है, यहाँ पे भी पत्थर और घास के सिवा और कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे नोमैडिक कम्युनिटी मिलेगी साहब। ये नोमैडिक कम्युनिटी के अंदर 2-3 कम्युनिटी का नाम लिखा गया है। एक कम्युनिटी का नाम लिखा गया है गोल्ला, क्या नाम लिखा गया है, गोल्लास, याद रखेगा, दे हैव रिटन द नेम ऑफ अ कम्युनिटी कॉल्ड एज गोल्लास। दूसरी कम्युनिटी का नाम लिखा गया जिसका नाम है कुरुमास, अगर आप देख रहे हो। और तीसरे का नाम लिखा गया कुरुबास। अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन जाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड को कैसे डील करना है,
मैं आपको अभी से ही कह देता हूँ कि आपको कीवर्ड को एनालाइज करना आना चाहिए। जब तक आप कीवर्ड्स को एनालिसिस नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा साहब, ठीक है। ये गोल्लास का पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमारे लिए सिग्निफिकेंट इसके लिए हो जाता है क्योंकि गोल्लास कैटल हर्डर्स हुआ करते हैं, ये चीज यहाँ पे बताई है। गोलास वो कैटल हर्डर बेसिकली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर। तो ये लोग बेसिकली बकरियां बकरियां कम रखते थे। उसके सिवा कुरुमाज और कुरुबास की बात करते हैं तो ये लोग बेसिकली भेड़ बकरी रखते थे और ये लोग भी ब्लैंकेट्स का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग भेड़ बकरी रखेंगे वो वुलन ब्लैंकेट्स का काम करते रहेंगे क्योंकि वुल मिलता है उनको बकरी भेड़ से और उसके बाद इनकी पूरी जीवन चलती रहती है। अब सवाल ये आता है कि ये जितने भी नोमेडिक आपके पेस्टोरल कम्युनिटी है खाली पेस्टोरलिज्म में ही इन्वॉल्व थे या ये लोग और कोई काम भी करते थे? तो ये गोल्लास कुरुबास और कुरुमास के बारे में बोला जाता है कि ये बेसिकली जंगल के आजू बाजू वाले रीजन में कभी कभी रहते थे और इनको लकड़ा भी मिल जाता था और ये छोटी मोटी खेती भी किया करते थे। ऐसा नहीं था कि ये खेती करते नहीं थे। मतलब जैसे गुज्जर्स के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत ही कम खेती करते थे, गड्डी से थे वो खेती करते हैं। उसी तौर के ऊपर डांगर जो है ये बाजरे की खेती कर देते हैं साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पेस्टोरल कम्युनिटीज जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं करेंगे साहब, ठीक है। छोटा मोटा काम करते रहेंगे और अपनी जो गाय भैंस जानवर जो भी है इनके पास उसका ध्यान रखेंगे। तो इनका बहुत ही सिंपल पर्सपेक्टिव था साहब, ठीक है। दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देयर हर्ड्स, दे वर इन्वॉल्व इन द पीटी ट्रेड्स एंड उसके साथ साथ इन प्रकार का इनका जीवन चलता रहेगा। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड कि इन लोगों की खासियत ये है कि ये लोग माइग्रेट तब करते थे जब मॉनसून सीजन की शुरुआत होती थी और ड्राई सीजन की शुरुआत होती है। पहाड़ी विस्तारों के अंदर जो ट्राइबल आपकी जो नोमेडिक कम्युनिटीज है वो बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे विंटर सीजन की शुरुआत होती थी और समर सीजन की शुरुआत होती थी, तब जाके ये लोग माइग्रेट करते थे साहब, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए कि प्लेन्स में रहने वाले लोगों को बर्फ का तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इनकी कहानी यही है कि ये लोग बेसिकली मॉनसून जब शुरुआत होगा तो कहीं ना कहीं माइग्रेट करेंगे क्योंकि कुछ कुछ शिप्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ भेड़ ऐसे होते हैं, बकरियां वैसी होती है। बकरी तो छोड़ दो पर शिप को बेसिकली ये वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस कभी जमती नहीं है और शिप को अगर वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं जमती है तो फिर इश्यूज क्रिएट होंगे साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड? दे लिव नियर द वुड्स, कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, engaged in a variety of petty trades and took care of their herds। अपने जो जानवर है उसका ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है? अनलाइक द माउंटेन पेस्टरलिस्ट, पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। इट वाज नॉट द कोल्ड एंड द स्नो दैट वाज डिफाइंड the seasonal rhythms of the moment, rather it was the alteration of the monsoon and dry season साहब, ठीक है। तो मॉनसून और ड्राई सीजन का जब जब ऑल्टरेशन होगा तब तब इन लोग का माइग्रेशन भी होता रहेगा साहब, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन बन रही है ये सिचुएशन क्या दर्शाती है? व्हाट डज दिस थिंग शोज? दिस थिंग शोज कि आपके यहाँ पे काफ़ी सारे अब चेंजेस होने की शुरुआत होगी। ये लोग जब जब इनफैक्ट गर्मी पड़ती थी तो ये लोग कोस्टल एरियाज के अंदर चले जाते थे। जैसे ही आपके धांगर्स के साथ हुआ, धांगर्स भी यही करते थे कि जब समर आता था तो दे यूज्ड टू गो बैक टू दी कोकण रीजन एंड जैसे ही इनफैक्ट आपके मॉनसून की शुरुआत होती थी दे यूज्ड टू गो बैक वन बैक टू द सेंट्रल प्लेटू। क्यों? क्योंकि उनकी जो भेड़ है, इनके पास जो शिप्स है, वो शिप्स का यूज मेनली इनफैक्ट या शिप्स को वो है ना कि एटमॉस्फेयर थोड़ा हरकत में नहीं आता है। खैर, ये जो सब कंडीशन है इसके कारण ज्यादातर पेस्टोरलिस्ट जो लोग बेसिकली शिप का यूज करते हैं या गोट्स का यूज करते हैं, दे विल नॉट स्टे इन द रेनी एरियाज। ये थंब रूल याद रखेगा। इससे आपका इकोलॉजी का भी क्वेश्चन बन जाएगा, इससे आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये एक्चुअली अगर आप समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया गया है। ये इतना डिटेल में कोई किताब में दिया नहीं गया है, ठीक है। और एनसीईआरटी को पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपके बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। दूसरा, ये गोल्लास, कुरुमास, कुरुबास, ये सब कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, उसके द्वारा भी आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है साहब, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर आप जब भी कोई भी चीज़ों को पढ़ो, आप जब भी एनसीईआरटी को कॉम्प्रिहेंसिवली करोगे तो आपको ये सब पॉइंट्स को अच्छे से करना है। यू आर नॉट सपोज टू लीव दिस। आप जैसे ही इसको छोड़ दोगे तो आपके लिए नुकसानकारक है, इवेंचुअली फिर आपके ही नंबर कट जाएंगे साहब, ठीक है ना। अब आप समझिए कि आप जितने भी नोमेडिक हर्डर्स जो थे, पेस्टोरिस्ट लोग थे, इन सब के पास, जिन लोगों के पास बफेलो थी, वही लोग खाली मॉनसून सीजन के अंदर कोस्टल एरिया में रहते थे। तो पूरी इनकी माइग्रेशन आपको एक चीज से समझ में आती है। ये लोग सेंट्रल प्लेटू में रहते थे। जब बेसिकली आपका समर आता था तो दे यूज्ड टू गो बैक, दे यूज्ड टू गो टू द कोस्टल एरियाज। बेसिकली समर के अंदर ये अंदर की बाहर की तरफ आ जाते थे
और जैसे ही मॉनसून की शुरुआत होती थी दे यूज्ड टू गो बैक टू देयर हायर प्लेटू साहब, ठीक है ना। तो ये पूरा एक कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाउ थिंग्स कैन वर्क आउट, ठीक है। तो ये आपका फाउंडेशन हो गया, आपको पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन उस टाइम के अंदर रहती है। ज़्यादातर बेसिकली आपके जो जानवर थे, जो खास करके शिप हुआ करते थे, उनको ये लोग माइग्रेट करके ऊपर वापस लेके जाते थे कि भाई तुम नहीं टिक पाओगे, तुमसे ना हो पाई, लेट अस गो बैक इन द हायर एरिया साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपको 2-3 कम्युनिटीज़ के बारे में लिखा गया है। एक तो गोलास, कुरमास एंड कुरुबास। गोला, कुरुमा, कुरुबा के साथ-साथ एक और कम्युनिटी के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, वो है बंजारा। बंजारा के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी 2016 की प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ दिया था। इन द 2016 प्रीलिम्स यूपीएससी हैड ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन द बंजारास और बोला गया था कि ये बंजारा कौन है, ये बंजारा का सिग्निफिकेंस क्या है, बंजारास किस तरह से इनफैक्ट अपना जीवन चलाते हैं, है ना। तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बंजारास कौन थे, बंजारास क्या काम करते थे और बंजारास का लाइफस्टाइल कैसे चलता है साहब, ठीक है ना। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बंजारास के लिए बोला जाता है कि दे वर द ग्रुप ऑफ ग्रेजियर साहब, ठीक है। ये वो लोग थे जो बेसिकली ग्रेजिंग का काम करते थे, बहुत ही वेल नोन ग्रुप के रूप में हमको मिलेगा। और ये जो बंजारास है, ये बंजारास की खासियत ये है कि मेनली हमको बेसिकली एक अच्छी तरह से एक अच्छे ग्रुप के रूप में आपको मिल जाएगा साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी सी, हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि बंजारास अच्छी तरह से अपना जीवन चलाने वाले लोग आपको मिलते रहेंगे। अब आप समझने की कोशिश करें बंजारा कहाँ पे मिलते हैं। तो मैंने अभी आपको गोल्लास के बारे में बताया, कुरुमास के बारे में बताया, कुरुबास के बारे में बताया। गोल्ला, कुरुमा एंड कुरुबा ये सब के सब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका रीजन के अंदर मिलते हैं। गड्डी, गुज्जर, भोटियाल, किन्नौरी ये सब के सब अगर आप देखोगे तो आपको पहाड़ी प्रदेशों में मिलेंगे, ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलते हैं। उसी तौर के ऊपर बंजारा एक ऐसी कम्युनिटी है, वो भी नोमैडिक आपकी हर्डर कम्युनिटी है, ये भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है साहब, ये भी नोमैडिक कम्युनिटी है। ये भारत के विस्तारों में अलग अलग जगह मिलते हैं। यू विल बी फाइंड, दे विल फाइंड इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीलिम्स 2021, 2022, 2023 साहब, है ना। बंजारा के ऊपर 2000 प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ गया था कि हु वर दी बंजारा साहब, ठीक है ना। बंजारा कौन थे, ये क्वेश्चन 2016 की प्रीलिम्स के अंदर आया था। अब नेक्स्ट टाइम आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहां से यही आएगा कि ये बंजारा जो थे इनका लाइफस्टाइल कैसे चलता है साहब, ठीक है। तो यूपी, पंजाब, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, 1 2 3 4 5, ये 5 राज्यों के अंदर, 1 2 3 4 5, हाँ 5 राज्यों के अंदर आपके जितने भी है ये बंजारा कम्युनिटी लोकेटेड है, अलग अलग जगह के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं। अब बंजारा की खासियत क्या थी, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द लाइफस्टाइल साहब, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है कि बंजारा अपना जीवन कैसे चलाते थे साहब, ठीक है। तो बंजारा क्या थे कि अच्छी जमीन को ये लोग बहुत ढूंढते रहते, दे वर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव का मतलब है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह जाया करते थे। अब सवाल ये आता है कि ये क्यों इस तरह से मूव किया करते थे एक जगह से दूसरी, तीसरी, चौथी जगह साहब, ठीक है। उसके पीछे का कारण ये है कि ये लोग मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि जैसे एक विलेज यहाँ पे है, एक विलेज यहाँ पे है, यहाँ पे अपने गाय भैंसों को उसको चारा मिल गया, उसके बाद 2-3 महीना रुकने के बाद, 4 महीना 6 महीना रुकने के बाद दे विल गो बैक टू विलेज बी। अब देखिए ये लोग जब वापिस जा रहे हैं एक गांव से दूसरी जगह, तो ये विलेज की जो भी इनफैक्ट प्रोडक्ट्स बन रही है, जो भी चीज़ें वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, इसको भी अपने साथ लेके चलेंगे और ये लोग बेसिकली गांव वालों से खरीद लेंगे एंड देन दे विल गो टू द सेकंड विलेज, ये दूसरे गांव के अंदर जाएंगे, दे विल सेल इट आउट। समझ में आया कि नहीं है आपको। तो ये है ना नोमैडिक ट्रेडर्स थे, ये मूलभूत रूप से पेस्टोरलिस्ट भी थे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पेस्टोरलिज्म के अंदर नहीं मानते थे, पर ये लोग नोमैडिक ट्रेडिंग भी किया करते थे। एक जगह दूसरी जगह जब चलते रहते थे तो दे यूज्ड टू सेल द प्लव, दे यूज्ड टू सेल द कैटल साहब, ठीक है। उसके साथ साथ एक गांव से दूसरी जगह जब जाया करते थे तो गांव वालों को कुछ ना कुछ ये लोग बेच के आते थे। सामने गांव वाले इनको खाना पीना दे देते थे, ग्रेन्स दे देते थे, इनको फॉडर दे देते। फॉडर क्यों? क्योंकि इनके पास जो जानवर है वो जानवरों को खाने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना साहब, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों में आपको ये बंजारास के बारे में चीज़ें मिलेगी। ये बंजारास के बारे में बहुत इंटरेस्टिंगली एनसीईआरटी के अंदर बोला गया है। अब आप समझने की कोशिश करिए
ये जो पूरी की पूरी इंडिया के अंदर जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ है, ये नोमैडिक कम्युनिटीज़ के बारे में हमको एक ब्रिटिश ऑफिशियल के बारे में लिखा गया है। एंड मेनली ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल है, जिनका नाम है फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन। फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन जो है, उन्होंने एक किताब लिखी है, अ जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मलबार साहब, ठीक है ना? कनारा का मतलब है कन्नड़ा साहब, ठीक है ना? तो अंग्रेज लोग उसको कैनरा के रूप में लिखते थे। अब आप देखिए क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है साहब, ठीक है ना? तो ये कहते हैं द अकाउंट्स ऑफ मेनी ट्रैवलर्स टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पेस्टोरल ग्रुप्स। बहुत सारे ट्रैवलर्स ने इसके बारे में लिखा है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुकानन विजिटेड द गोल्लाज, मैंने अभी आपको बताया ड्यूरिंग हिज ट्रैवल थ्रू मैसूर। गोल्लाज कहाँ पे मिलते हैं साहब? आपको मैसूर वाले रीजन में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन तो दोस्त यहां से निकल जाएगा कि गोल्लास के बारे में किसने बताया है, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए, वो है आपके बुकानन ने बताया है। ये गोल्लास की जो कंडीशन है, उसके बारे में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब? ये गोल्लास की कंडीशन के अंतर्गत हमको चीज़ें मिल रही है कि ये जो बुकानन है, ये बताते हैं कि गोल्ला अपना लाइफस्टाइल कैसे चलाते थे। अब आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये कहता है कि देयर फैमिलीज लिव इन द स्मॉल विलेजेस नियर द स्कर्ट्स ऑफ द वुड्स वेयर दे कल्टीवेट अ लिटिल ग्राउंड, छोटा मोटा ग्राउंड कल्टीवेट करते हैं। कीप सम ऑफ देयर कैटल सेलिंग इन द टाउन्स द प्रोड्यूस ऑफ द डेयरी, डेयरी के अंदर जो भी चीज़ें बन रही है उसको ये लोग बेसिकली दिया करते थे। द फैमिलीज आर वेरी न्यूमरस, बहुत सारी फैमिलीज मिलती है। 7 to 8 यंग मैन इन ईच बीइंग कॉमन, बहुत सारे जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं। 2 or 3 of this attend the flocks in the woods while the remainder cultivate their fields and supply towns with firewoods and with straw for thatch। मतलब समझने की कोशिश करिए, जॉइंट फैमिली के अंदर रहने वाले गोला कम्युनिटी के लोग, इनमें से इनफैक्ट 7-8 पुरुष भी होंगे, तो 2-3 लोग जानवरों को लेके जंगल में जाएंगे पैस्चरल के अंदर। 2-3 लोग अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो खेती का काम करेंगे, और बाकी 1-2 लोग हैं जो बेसिकली ये लोग खेती के अंतर्गत जो भी प्रोड्यूस करा रहे हैं, या कोई जंगल से लकड़ा काट के लेके आया है, या बेसिकली इन्होंने अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स को ग्रो किया है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो इन्होंने जानवरों से निकली है, उन सबको बेचने का काम करेंगे। तो इस तरह से इंडिया के पेस्टोरल लोगों का बहुत ही मतलब मस्त जीवन था। कैरम रमवानी, जूस पियोनो, मजा नहीं लाइफ है ना, एकदम अपनी इकोसिस्टम में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया करते थे, कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। अब ये जो थे आपके पेस्टोरलिस्ट जो थे, ये आपको कहाँ पे मिलते हैं? यू विल फाइंड दिस पेस्टोरलिस्ट इन द प्लेटू रीजन साहब। प्लेटू का मतलब क्या है साहब? कि इंडिया के अंदर जो आपका डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, वहां पे आपको बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट के बारे में एनसीईआरटी ने बताया साहब, ठीक है? तो अभी तक हमने इंडिया के अलग अलग पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको पहाड़ी विस्तार के अंदर मिलने वाले पेस्टोरलिस्ट के बारे में बताया, फिर अभी मैंने आपको ये जो सेंट्रल प्लेटू वाला रीजन है, वहां पे आपको कम्युनिटी के बारे में बताया, और ये लोग कैसे आपका माइग्रेशन करते थे, समर में कोस्टल एरिया की तरफ आना, और मॉनसून के अंदर क्या होता है साहब? दे विल बी गोइंग बैक टू द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्लेटू। इसमें आपको धांगर के बारे में बताया, धांगर के साथ साथ गोल्लास के बारे में बताया, कुलूबाज एंड कुल्लूमास के बारे में भी बता दिया साहब, ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब दूसरे इसके अलावा जो भी आपके इनफैक्ट ये लोग हैं, जो नोमैडिक हर्डर कम्युनिटी है, उसमें से कुछ कुछ कम्युनिटी आपको डेजर्ट्स के अंदर मिलेंगे। यू विल फाइंड मेनी कम्युनिटी हु विल बी लिविंग इन द डेजर्ट एरिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेजर्ट वाला रीजन है, ये डेजर्ट वाले रीजन के अंदर इनफैक्ट कौन सी कम्युनिटी रहती थी, और डेजर्ट की कम्युनिटी के अंदर जो नोमैडिक लोग थे, वो किस तरह से इनफैक्ट चलते रहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे साहब, ठीक है ना? सो व्हाट डू वी फाइंड कि हम लोग जो डेजर्ट कम्युनिटी की बात करते हैं, व्हेनेवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेजर्ट कम्युनिटी, तो इंडिया में जो डेजर्ट कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं लोग, उसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है? तो एनसीईआरटी डेजर्ट कम्युनिटी के अंदर बेसिकली एक पेस्टोरल कम्युनिटी के अंदर राइका का नाम लिखती है। यू माइट बी अवेयर अबाउट द राइकास। ये राइका भी बेसिकली एक शेफर्ड कम्युनिटी है। इनके पास भी अगर आप देखोगे तो आपको डेजर्ट के अंदर के जो खास करके कैमल्स मिलते हैं, ये कैमल्स मिल जाते हैं। फिर किसी किसी के पास शिप भी होते हैं साहब, है ना? और किसी किसी के पास अगर आप देखोगे तो कैटल्स भी मिल जाएगी, बफेलोज भी मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर से मिलती रहती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो व्हाट डू वी फाइंड? हमको ये जितनी भी आपकी अलग अलग कम्युनिटीज़ है, ये कम्युनिटीज़ के अंतर्गत आपको ये राइका के बारे में यहाँ क्या बोला गया है, उसके बारे में लिखा गया। अब देखिए राइकास की सिचुएशन क्या थी। तो एनसीईआरटी लिखती है कि राइका कम्युनिटी जो है,
ये लोग बेसिकली थार डेजर्ट वाले रीजन में रहते हैं वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। और इनके पास जो जो बेसिकली जानवर थे उसमें कैमल्स बहुत रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये रहते हैं कहाँ पे? वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। और थार के अंदर तो कोई वेजिटेशन होता नहीं है। अब इनके पास जानवर है, जानवर खाएगा क्या? तो इनके पास जो ऊंट हुआ करते हैं, जो कैमल्स हुआ करते हैं, ये कैमल्स को वहां पे जो भी थॉर्नी बुशेस, जो छोटे मोटे इनफैक्ट वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप जो बनते हैं, वाटर रेजिस्टेंट क्यों? क्योंकि पानी हिलता नहीं है साहब, बहुत ही कम पानी होता है। इसके लिए अगर आपने देखा होगा कि इनके जो भी पत्ते होते हैं ना आपके डेजर्ट वेजिटेशन के, वो ब्रॉड नहीं होते, क्योंकि अगर उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा। डेजर्ट एरिया के अंदर जो भी वेजिटेशन आपको निकलता है, बहुत ही स्क्रब्स मिलेंगे, थॉर्न बुशेस मिलेंगे साहब, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी आपके ऊंट बूट है उसको खा के अपना जीवन चला देते हैं, क्योंकि ऊंट को वहाँ की जो वेजिटेशन है उसके साथ वो क्लाइमेटिकली सेट हो गया है साहब। तो आपको इकोलॉजी के टीचर्स भी पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई किस तरह की सिचुएशन होती है। अब ये सब सिचुएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कहाँ पे साहब? राजस्थान के अंदर। तो आपकी जो पेस्टोरल कम्युनिटीज इंडिया के अलग अलग रीजन्स में सेटल है, उसमें राइका कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे बोला गया है साहब, ठीक है। तो याद रखेगा कि राइका कम्युनिटी भी इनफैक्ट आपकी एक डेजर्ट की राजस्थान की कम्युनिटी। एक्चुअली राइकास को एट टाइम्स ये मालधारी कम्युनिटी कहते हैं, बिकॉज आई एम बेस्ड इन गुजरात एंड यहाँ पे भी आपको ये मालधारी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये लोग अपने जो भी कैटल्स है या अपने कैमल्स है, या अगर आप समझने की कोशिश करोगे शिप्स है, इन सब का बेसिकली जो पेस्टोरल है इकोनॉमी के तहत अपना जीवन चलाते हैं। अब ये राइकास की सिचुएशन क्या है? बिकॉज दे आर बेस्ड इन राजस्थान। राजस्थान में बारिश तो ज़्यादा होती नहीं है, बारिश ज़्यादा होती नहीं है, इसके लिए क्या होता है साहब, ठीक है, ये लोग ज़्यादा खेती भी नहीं कर पाएंगे साहब, ठीक है। तो इनकी लाइफस्टाइल मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे कैमल्स के आजू बाजू में ही चलती रहेगी साहब। और जो भी कैटल्स है, इनके पास जो भी जानवर है, उसी के तहत मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे अपना जीवन चलाते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है द रेनफॉल इन द रीजन वाज मीगर एंड अनसर्टेन। यहाँ पे जो बारिश है बहुत ही छोटी सी थी और बहुत ही अनसर्टेन थी। ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर साहब। जितनी भी कल्टिवेटेड ज़मीनें हैं वहाँ पे हार्वेस्ट हर साल बदलता रहता था। वो बेसिकली इसके लिए अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि जब आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पे आपकी खेती भी नहीं हो पाएगी साहब। सो द एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस ऑन मोर ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ये राइका कम्युनिटी है, ये कल्टीवेशन के साथ साथ पेस्टोरलिज्म का दोनों का मिक्सचर जीवन चलाती थी। लिमिटेड आपका कल्टीवेशन कर देती थी, थोड़ा बहुत पानी वानी मिल गया, कुछ कुछ यहाँ पे इनको बेसिकली क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स वॉप्स ग्रो करने का कुछ सुविधा मिल गई तो इन्होंने किया, बाकी तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नहीं करेंगे साहब, ठीक है। तो इनका जीवन जो है वो पेस्टोरलिस्ट था। कल्टीवेशन अगर आप देखोगे बहुत लिमिटेड आपको इनके अंदर से मिलता रहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि इनकी जो लाइफस्टाइल है ये कैसे चलती है, इसके बारे में एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि मॉनसून के टाइम पे ये जो राइकास है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो रहते हैं, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो रहते हैं, कहाँ पे? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये अपने घरों के अंदर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस दौरान थोड़ी बहुत बारिश के कारण इनको थोड़ा बहुत पैस्चर लैंड मिल जाता है। पैस्चर लैंड से क्या मिलेगा? इनको थोड़े बहुत अपने जो कैमल्स है, कैमल्स के लिए फूड मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो इनके जो भी हर्ड्स है, इनके जो भी एनिमल्स है, उसके लिए उसको खाना वाना मिल गया तो अपना जीवन चलाते रहेंगे। अब कहानी क्या होती है कि आपका मॉनसून का टाइम है जून महीने के आसपास। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आते आते आपके पास जो थोड़ी बहुत पेस्टोरल लैंड थी वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जानवर बहुत सारे हैं, बहुत सारे जानवर है तो सबने खा लिया एक एक करके साहब। अब सवाल ये आया कि अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही आपका विंटर की शुरुआत होती है और अक्टूबर नवंबर तक आते आते आपकी सर्दियों की थोड़ी बहुत शुरुआत होगी, ये लोग मेनली अगर आप देखेगा तो ग्रेजिंग ग्राउंड जो एग्जॉस्ट हो गया है, जो पूरी तरह से ड्राई आउट हो गया है, अब इनको अब पानी की जरूरत पड़ रही है, इनको अब जमीन की जरूरत पड़ रही है, तो ये लोग फिर माइग्रेट करके निकल जाएंगे साहब, ठीक है। एंड ये माइग्रेट करते करते अक्टूबर से लेके अगले मार्च महीने तक यहाँ से वहाँ नोमेडिक भटकते रहेंगे साहब, ठीक है। तो इनकी साइकिल क्या है साहब, ठीक है, ये अक्टूबर से माइग्रेट करना शुरू करते हैं और अक्टूबर से मार्च तक माइग्रेट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आप देखिए कि किसका अलग अलग साइकिल है साहब। हाँ, ये लोग मॉनसून में अपने घर में रहेंगे। हमने अभी देखा कि आपके जो
सेंट्रल प्लेटू के जो भी नोमेडिक कम्युनिटी थी, पेस्टोरल कम्युनिटी, ये मॉनसून में बेसिकली अपने घर से दूर जाती है। कहाँ जाती है? कोकण वाले रीजन के अंदर साहब से, है ना, इनफैक्ट, ठीक है, नहीं मॉनसून के बाद जाएगी साहब। तो ये सब पॉइंट से हमको समझ में आता है कि आपके यहाँ पे जो पेस्टोरल लोग हैं ये अपना अपना सबका रीजनल एक वेरिएशन फॉलो करते हैं। इसमें आपको सबकी अपनी एक रीजनल वेरिएशन होगी, सबकी अपनी एक रीजनल वेराइटी आपको देखने को मिली, अलग अलग प्रकार से अपना जीवन चलाते रहेंगे साहब, ठीक है। अब ये जो राइका है, ये राइका लोगों के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है? राइका कहती है कि ये लोग बेसिकली मारू के रूप में भी पहचानते हैं। मारू राइका क्यों साहब? क्योंकि ये लोग जंगल डेजर्ट के अंदर रहते हैं। डेजर्ट को राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कहते हैं? मरुस्थल के रूप में पहचानते हैं साहब, ठीक है ना। डेजर्ट इज नोन एज मरुस्थल। एंड राइकास भी बेसिकली जहां रहते थे उसको भी मरु के रूप में पहचानेंगे। ये लोग हर्डिंग का काम करेंगे और साथों साथ बेसिकली कुछ कुछ लोग जो है वो शिप और गोट का भी काम करते रहेंगे, मतलब कैमल, शिप, गोट का, इन सब का काम चलता रहेगा साहब, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये जो मरु राइका की बारे में बात की गई, मरु राइका मतलब जो बेसिकली कैमल्स का काम करते हैं डेजर्ट के अंदर, जो बेसिकली कम्युनिटी है, ये इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बताती है? एनसीईआरटी बताती है कि राजस्थान में एक कैमल फेयर होता है साहब। एक जगह है जिसका नाम है बालोतरा। ये वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आई हुई जगह है साहब, ठीक है। ये जो बालोतरा करके जगह है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक लोकेशन बताएगी जहां बहुत सारे जानवरों की खरीद फरोख्त होती है साहब, खास करके कैमल्स की साहब। उसी तौर के ऊपर आपने पुष्कर का नाम सुना होगा राजस्थान के अंदर, वहां पे भी आपको कैटल्स की बहुत सारी, एक बहुत बड़ा वो मेला लगता है। पुष्कर इज नोन फॉर द कैटल, हॉर्सेस, ये सब चीज के लिए साहब, ठीक है। यहाँ पे कैमल्स का यूज होता है साहब। तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपना ऊंट बेचने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं साहब, ठीक है। दूर दराज विस्तार के अंदर से भी आएंगे साहब, ठीक है। तो नाम याद रह गया, बालोतरा है। बालोतरा कहाँ पे आया है साहब, ठीक है। वेर इज बालोतरा लोकेटेड? हाँ, लोकेशन कहाँ पे आई है बालोतरा की, आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है साहब, ठीक है ना। तो ऑलवेज ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि बालोतरा का लोकेशन कहाँ पे है और किस तरह से इसका सिचुएशन चलता रहता है साहब, ठीक है ना। तो वेनेवर वी फाइंड कि ये जो भी आपकी लोकेशनल सिचुएशन है और जो भी इनफैक्ट कंडीशन है, इन सब के अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो सिचुएशन है वो सिचुएशन किस तरह से चलती रहती है साहब, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि कैमल हर्डर्स कम टू द फेयर टू सेल एंड बाय कैमल्स। द मारू राइकास also display their expertise in the training of camels. Horses from Gujarat are also brought for sale at this fair. आपको पूछेगा ये फेयर कहाँ पे होता है? ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया। आर्ट एंड कल्चर के अंदर अगर आपको पता होगा कि बहुत सारे मेले त्योहारों के ऊपर पूछा जाता है, यू माइट बी अवेयर अबाउट कि इन द आर्ट एंड कल्चर सिलेबस यूपीएससी हैज द हैबिट ऑफ आस्किंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यहाँ से ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आपको एक लोकेशन बताया कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स आप, ठीक है ना। तो वी फाइंड बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलेगी। बहुत सारे पेस्टोरल ग्रुप जो है वो अलग अलग प्रकार की इनफैक्ट काम करते हुए अपना जीवन को चलाते रहेंगे साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड ये जो आपकी पुष्कर है, पुष्कर के बारे में लिखा गया, अगर आप देखिए यहाँ पे कैमल फेयर एट पुष्कर के बारे में लिखा गया, तो वी सी मल्टीपल थिंग्स हमको यहाँ पे इसके अंदर से मिलती रहेंगी साहब, ठीक है ना। तो वी सी कि ये जो पेस्टोरल ग्रुप है, ये पेस्टोरल ग्रुप कैसे सर्वाइव करते थे। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये जो पेस्टोरल ग्रुप है ये सर्वाइव कब कर पाएंगे, इनको खाली पता होना चाहिए कि पानी और घास होगा, वहां पे ही हम लोग सर्वाइव करेंगे। सो व्हाट दिस पीपल यूज्ड टू डू, ये लोग एक रीजन के अंदर 2-3-4 महीने तक रुकते थे, फिर दे यूज्ड टू माइग्रेट। फिर दूसरे रीजन के अंदर 2-3-4 महीने तक रुकते थे, फिर माइग्रेट करते थे। फिर 2-3-4 महीने तक रुकते थे, फिर माइग्रेट करते थे। तो इस प्रकार से इनका जीवन चलता रहेगा साहब, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये लोग पूरी की पूरी टाइमिंग को कैलकुलेट करते थे कि देखिए अभी 2 महीना हो गया है, यहाँ पे घास खत्म होने की शुरुआत हुई है, अब हमको कहीं और माइग्रेट करना पड़ेगा। ये चीज दर्शाता है कि इन लोगों के पीछे साइंटिफिक मूवमेंट था। इनको पता था कि अब पानी नहीं मिल रहा है हमारे भेड़ बकरियों के लिए, हमारे ऊंट के लिए, और हमको अब यहाँ से माइग्रेट कर देना पड़ेगा। इनको ये भी पता है कि हमको जब मॉनसून सीजन में वापस जाना है, अब ये माइग्रेट करते करते गुजरात में आ गए हैं और यहाँ से वापस जाना है आपको, वापस अपने घर के अंदर जैसलमेर के पास या आपको बाड़मेर के पास या बीकानेर के पास, देन व्हाट विल यू डू साहब, है ना। तो वो सब सिचुएशन के अंदर ये लोग अपना टाइमिंग को कैलकुलेट करते थे,
मूवमेंट्स को देखते थे, उसके बाद एक रीजन से दूसरे रीजन जो जाने की प्रोसेस है उसको भी ये लोग फॉलो किया करते थे साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये लोग जब माइग्रेट करते थे तो रास्ते में इनको खाना मिलेगा, इनको प्रश्न आएगा कि हमको कौन खाना देगा। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू हैव रिलेशनशिप विद द लोकल फार्मर्स। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि एक आपका राइका कम्युनिटी का हर्डर है, ये गुजरात से वापस जब राजस्थान जा रहा है, इज इन गुजरात एंड ही इज गोइंग बैक टू राजस्थान, तो ये लोग बेसिकली क्या करेंगे, वहां पे किसान को बोलेंगे कि देखो भाई, हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हारी ज़मीन में थोड़ा बहुत घास वास मिल जाएगा, हमारे लोगों के लिए ठीक होगा साहब, ठीक है। और तुम्हारे लिए फ़ायदा क्या होगा कि हमारे ऊँट तुम्हारी ज़मीन के ऊपर से चलेंगे तो आपका सॉइल जो है वो मैन्योर हो जाएगा। मतलब क्या है साहब, ठीक है ना। मतलब ये होगा कि आप इनफैक्ट यहाँ पे हमारे ऊँटों को चलने देना, ऑटोमेटिकली आपका सॉइल जो है वो रीसेटल हो जाएगा, क्योंकि जानवर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सॉइल का सेटलमेंट हो जाता है साहब, है ना। तो इस तरह से हमको देखने को मिला कि ये लोगों की इनफैक्ट फार्मर्स के साथ, ये जो नोमैडिक कम्युनिटी है, इनकी किसानों के साथ भी एक अच्छी रिलेशनशिप बनती रहेगी साहब, ठीक है। सो दे कंबाइंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक कल्टीवेशन, ट्रेड, हर्डिंग टू मेक देयर लिविंग। तो अलग अलग प्रकार का जीवन जीते थे, कुछ हर्डिंग का काम करते थे, कुछ खेती का काम करते थे, कुछ व्यापार व्यापार भी कर देते थे। इस तरह से इंडिया के अंदर ये जितने भी आपकी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है, ये ट्रेडिशनल कम्युनिटीज मूलभूत रूप से जो पेस्टोरलिज्म का काम कर रही थी, ये पेस्टोरलिज्म के तहत अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से चलाते हैं। एंड वी फाइंड एक जो है अपना लाइफस्टाइल चलाते रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि व्हेन द ब्रिटिश एंटर्ड इंडिया, ब्रिटिशियर्स के एंट्री के कारण ये पेस्टोरल कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। उसको हम लोग ज़रूर से कल के क्लास के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर आपको 2-3 फोटोग्राफ बहुत अच्छे से दिया है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, एक फोटोग्राफ दिया है जहाँ पे एक शब्द लिखा गया है जीनियोलॉजिस्ट। अब ये जीनियोलॉजिस्ट कौन होता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशन है, और ये जीनियोलॉजिस्ट जो है ये एक फैमिली ट्री की डिटेल्स रखता है। दे विल कीप ऑल द डिटेल्स ऑफ द फैमिली ट्री। एंड व्हाट दे विल डू, ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ साहब। अंडर द डिटेल्स ऑफ द फैमिली ट्री ये लोग कम्युनिटी की जो भी हिस्ट्री है उसको भी रखेंगे, जो भी ओरल ट्रेडिशंस है साहब उन सबको मेंटेन करते हुए बताएंगे कि तुम्हारे फैमिली के अंदर कौन कौन है, तुम्हारे लोग क्या किया करते थे। और इस तरह से आपको ये कंडीशंस मिलेगी, है ना। ये आपको बहुत जगह मिलता है, ये पूरा एक बुक लेके बैठे होते हैं और अपनी आपके बाप दादा पूर्वज जो भी हो गए सबकी डिटेल्स इनके पास होती है साहब, ठीक है। तो ये पेस्टोरल कम्युनिटी है, इसके बावजूद भी इनके यहाँ पे जीनियोलॉजिस्ट था। ये लोग तो माइग्रेट करके जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह। स्टिल वी फाइंड द जीनियोलॉजिस्ट वर बेसिकली आई वुड से पार्ट ऑफ दर कम्युनिटी ट्रेडिशन, है ना। तो इनके यहाँ पे काफी सारे ओरल ट्रेडिशन चलते थे, और इनका जो जीवन है वो जीवन बेसिकली इस तरह से अपना जीवन चलाते रहते थे। बहुत मजे की लाइफस्टाइल थी। आपको बहुत सारे मालधारी कम्युनिटी मिलेगी। अगर आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि ये जो मालधारी लोग हैं ये भी बेसिकली आपके एनिमल हर्डिंग का काम करते हैं। इनके पास ज़्यादातर शिप होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? रन ऑफ कच्छ के अंदर मिलते हैं साहब, ठीक है। ये भी रायका कम्युनिटी का सब ग्रुप भी है। कभी कभी मालधारी बोलते हैं कि हम रायका के बाहर भी है साहब, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार के पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया है। अब मुझे आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पढ़ाने का इंटेंशन ये है कि पहले अभी हमने देखा है कि व्हाट इज पेस्टोरलिज्म। हमने अभी तक क्या देखा है साहब? हमने समझने की कोशिश की है कि पेस्टोरलिज्म क्या है। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि ये जो पेस्टोरलिज्म है इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज कहाँ पे रहती है, जो इंडिया के अंदर स्थायी हुई है अलग अलग रीजन के अंदर। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि इनकी वे ऑफ लाइफ कैसे है, ये किस तरह से अपनी माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बेस्ड ऑन दी आई वुड से सीजन्स, साइकिल ऑफ सीजन। साइकिल ऑफ सीजन का मतलब क्या है कि जब आपकी सीजन बदलती है तो ऑटोमेटिकली ये लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ से प्रश्न आता है चौथा, कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के ऊपर आई और उसके बाद ब्रिटिश लोग पावर के ऊपर आते हैं, तो ब्रिटिश लोग ने आके इनके जीवन को किस तरह से तबाह कर दिया। हाउ द ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड देयर वे ऑफ लाइफ, हाउ द ब्रिटिशर्स एनहिलेटेड देयर वे ऑफ लाइफ। ये चीज के ऊपर हम लोग कल के क्लास के अंदर देखेंगे।
आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करता हुआ, आई एम कंक्लूड दिस सेशन टुडे कि हाउ द ब्रिटिशर्स इवेंचुअली वर एबल टू टैकल दिस। एंड ब्रिटिशर्स पूरी तरह से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये जो पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग हैं, ये पेस्टोरल कम्युनिटी की जो जीवन है उसको पूरी तरह से विक्षेपित कर देंगे, उसको पूरी तरह से बदल देंगे। उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आऊँगा तो मैं आपको ये जो पेस्टोरलिज्म की इंडिया के अंदर अलग अलग मैपिंग दी गई है, ये मैपिंग के बारे में भी समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ द डिफरेंट बेसिकली पेस्टोरल कम्युनिटी यूज्ड टू स्टे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो पेस्टोरल कम्युनिटी है, ये भारत के अलग अलग रीजन्स में रह रही थी, तब इनके यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। अब हमने अभी तक इनफैक्ट आप देखिए, मैंने आपको कल पढ़ाना शुरू किया था तो आई हैड एक्सप्लेन यू अबाउट द रोल ऑफ द गुज्जर्स। गुज्जर्स के बाद आपको याद होगा तो हमने गड्डी पढ़ा था, भोटिया एंड गुज्जर्स के बारे में यहाँ पढ़ा। आज अभी हमने रायका को देखा, मालधारी गुजरात के अंदर देखा, धांगर महाराष्ट्र के अंदर देखा, कुरुमा कुरुबा, म और ब, कुरुमा एंड कुरुबा ये दोनों कम्युनिटी है, और तीसरी है गोल्ला, इसके बारे में भी हमने पढ़ा, और बंजारा के बारे में पढ़ा। बंजारा तो 5 राज्यों के अंदर आपको मिल जाते हैं। इतना है, और उसके सिवा एक और पेस्टोरल कम्युनिटी बाकी है, वो है मोनपा कम्युनिटी। अगर आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे राइट साइड के अंदर कॉर्नर के अंदर दिख रहा होगा मोनपा कम्युनिटी। ये जो मोनपा कम्युनिटी है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेटल है साहब, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर की पेस्टोरल कम्युनिटी है। तो इतना आपका पेस्टोरलिज्म के रिलेटेड मैपिंग है। ये मैपिंग को कल के क्लास के अंदर फिर से रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशियर्स ने आके इनकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, कैसे ब्रिटिशर्स ने आके इनके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये जो पेस्टोरल कम्युनिटी है, ये पेस्टोरल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करती है, हाउ दे विल बी रिएक्टिंग साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, आपको क्या पूछा गया है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। दे हैव आस्क्ड यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पूछा क्या गया है, एक्सप्लेन व्हाई द नोमैडिक ट्राइब्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट। हाँ, टुमारो विल डिस्कस ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। आप मुझे बताइए, चलो इसके ऊपर डिस्कस कर देते हैं कि व्हाई द नोमैडिक कम्युनिटी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस साहब, ठीक है ना। तो एक तो पहला प्रश्न है कि व्हाई द मूवमेंट टेक प्लेस। पहला क्वेश्चन क्या है साहब, व्हाई द नोमैडिक कम्युनिटी कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन मूवमेंट साहब, है ना। नोमैडिक कम्युनिटी क्यों मूवमेंट करती है एक जगह से दूसरी जगह, व्हाई, है ना, मूवमेंट क्यों करती है साहब, है ना। तो 2 कारण है मूवमेंट के, आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला कारण है वो है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो है उसके कारण उनको अपने कैटल्स, अपने जो भी हर्ड्स है, जो भी जानवर है, उसका ध्यान रखना है। मूवमेंट का एक कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे वो है ग्रीन पैस्चर्स। जहां जहां ग्रीन पैस्चर्स होंगे वहां पे माइग्रेट करेंगे। दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे, वाटर, इसकी भी अवेलेबिलिटी चाहिए। ये दोनों मुख्य कारण हैं। इसके सिवा एटमॉस्फेरिक चेंजेस के अंदर मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के रूप में कि विंटर्स के अंदर कोई स्नो के अंदर पेस्टोरल कम्युनिटी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके जानवर जो है वो स्नो को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तौर के ऊपर मैंने आपको बताया कि जब मॉनसून सीजन आता है तो आपके कुरुमा, कुरुबा, गोल्ला जैसी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये लोग बेसिकली कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो शिप है, इनके पास जो भेड़ है, इनके पास जो शिप है, वो शिप बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो उसका यूज जो है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको है ना वहां की वेट क्लाइमेटिक कंडीशन जमती नहीं है साहब। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको बताया कि ये जो राइका कम्युनिटी है, ये हमेशा बेसिकली आपके अक्टूबर महीने के बाद मूव करना शुरू करेगी। आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर दे विल बी ट्राइंग टू मूव। क्यों मूव करते हैं अक्टूबर के बाद, क्योंकि ये लोग मॉनसून में अपने घर के अंदर ही रहेंगे, वेस्टर्न राजस्थान में ही रहेंगे। पर जैसे ही मॉनसून खत्म होगा, अब उनको लगेगा कि चलो अब पानी खत्म हो गया है, हमारे पास अब कोई घास बचा नहीं है, हमारे जानवर कैसे सर्वाइव करेंगे। इस तरह से मूवमेंट करते हैं। कुछ कुछ ट्रेडिंग के लिए मूव करते हैं, कुछ कुछ कल्टीवेशन के लिए मूव करते हैं। हमने गड्डीज के बारे में कल बताया था कि ऊपर पहाड़ी में जाते हैं, बीच में जाते जाते सोइंग करके जाएंगे, जब नीचे उतरेंगे तो हार्वेस्टिंग कर देंगे। गड्डीज के बारे में कल के क्लास के अंदर बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों, है ना। तो आप देखिए कि ये जो पेस्टोरलिज्म है, इट्स अ प्रोसेस। पेस्टोरलिज्म अगर आप टेक्निकली समझने की कोशिश करोगे तो एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस को ही आपको समझना है। यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस कि ये कैसे चलता है, ठीक है ना।
तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस मच पॉइंट अबाउट हाउ द पेस्टोरलिज्म स्टार्टेड, हाउ द पेस्टोरलिज्म इनिशिएटेड एंड कंटिन्यूसली ये जो पेस्टोरलिज्म का जो आइडिया है ये किस तरह से एक नई जो सिचुएशन है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं। कल के क्लास के अंदर मैं आपको वापस मिलूंगा जहां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉलोनियलिज्म के कारण पेस्टोरल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ती है। जैसे हमने कल के क्लास के अंदर बताया था कि फॉरेस्ट लाइफ में रहने वाले लोगों को पूरी की पूरी कॉलोनियलिज्म खत्म कर देगी, उसी तौर के ऊपर यहाँ पे भी कानून पास किए जाएंगे, यहाँ पे भी रूल्स बनाए जाएंगे, यहाँ पे भी रेगुलेशंस बनाए जाएंगे और हमारे बेचारे पेस्टोरल लोग थे उनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और जो अंग्रेज आए वो पूरी तरह से शोषण करके परेशान कर देंगे साहब। ये पूरा क्रक्स था पेस्टोरलिज्म के रिलेटेड। आपको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर और इम्पैक्ट करके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज मेरे 2 क्लासेस है, एक तो 9 बजे का आपको प्रिम्स 2020 में जो लोग इनफैक्ट रिजल्ट नहीं ला पाए वो क्या कर सकते हैं 2021 को लेके 2021 की स्ट्रेटेजी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू मेक श्योर कि हाउ टू अंडरस्टैंड द 2021 प्रीलिम्स और उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 5 बजे 31 अक्टूबर को आज ही बेसिकली मेरा स्पेशल क्लास है जहां मैं लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर आपको समझाने वाला हूं। आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए, इंडिया में किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया है, लैंड रिफॉर्म्स के एडवांटेज क्या हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स के वीकनेसेस क्या हुए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आज लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, फिर फीस बढ़ जाएगी, द फीस विल बी इंक्रीजिंग आफ्टर दैट एंड फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा क्योंकि अगर आपने आज सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको ऑप्शनल और जनरल स्टडीज दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसमें जीएस का अलग लेना है और ऑप्शनल का अलग लेना है। आज 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन फीस आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN Live इट विल कम बैक टू 44,500 बट आफ्टर 31 अक्टूबर यही फीस ऑप्शनल की अलग होगी, जीएस की अलग होगी, तो आपके लिए यही नुकसान है दोस्तों। तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ। हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।